Hello everyone. Today we are going to discuss the primitive unit cell and Wigner's cell. In our previous video, we discussed the unit cell, and in this video we discuss the primitive unit cell, how primitive unit cell is different from unit cell, and how we calculate the effective number of atoms present in a unit cell, or how much amount of how much fraction of atom can we contribute to a unit cell, and what is Wigner's cell. All these things we are discussing in this video. So let's start today lectures. And first of all, the primitive unit cell then क्या होता है? The smallest unit cell in volume. ये क्या होता है? Smallest unit cell होता है in volume. मतलब यूनिट सेल का वॉल्यूम इससे छोटा नहीं हो सकता। प्रिमिटिव यूनिट सेल से छोटा वॉल्यूम वाला यूनिट सेल हो ही नहीं सकता। तो कैसे पता लगेगा कि यूनिट सेल प्रिमिटिव है या नहीं? जब हम देखेंगे कि उसका जो लैटिस पॉइंट होगा वो यूनिट सेल की कॉर्नर में बस प्रेजेंट होगा, तभी हम बोलेंगे कि यूनिट सेल प्रिमिटिव है। समझ में आ रहा है ना? मान लो ये एक मैं यूनिट सेल ले रहा हूं, तो उसका लैटिस पॉइंट या फिर एटम अगर ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव होगा। वो क्या होगा? प्रिमिटिव होगा। अगर कॉर्नर में प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रिमिटिव नहीं है। जैसे कि मान लो ये एक मैं यूनिट सेल बना रहा हूं, इसका यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट है और यहाँ अंदर एक है। ये प्रिमिटिव नहीं, ये प्रिमिटिव है ना? ऐसे अगर मैं बना रहा हूँ एक यूनिट सेल, इसके बस यहीं पे है, ये प्रिमिटिव है। अगर ऐसे बना रहा हूं, ये प्रिमिटिव नहीं, ये प्रिमिटिव नहीं, ये प्रिमिटिव है ना? अगर मान लो ऐसे बना रहा हूं, जैसे कि ये एक यूनिट सेल बस कॉर्नर में, तो ये प्रिमिटिव है। अगर मान लो अंदर आ जाते हैं तो ये प्रिमिटिव नहीं होगा, ओनली यहीं पे होगा प्रिमिटिव। हो गया? अगर 3D में देखेंगे तो ऐसे, ये मान लो एक क्यूब है, तो यहाँ पे एटम बस कॉर्नर में प्रेजेंट होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना? और क्या बोल सकते हैं? जिसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम शुड बी 1। प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमेशा ध्यान रखना उसका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 1 होते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मतलब टोटल एटम उसके अंदर कितने थे, कि नंबर ऑफ एटम्स कितना है एक यूनिट सेल के अंदर। अगर वो 1 आ रहा है उसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो फिर यहाँ पे आ रहा है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हम निकालेंगे कैसे? यहाँ पे तो हमको दिखाई दे रहा है 4 एटम्स, यहाँ पे 5 एटम्स है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 3 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। क्या ये सच में यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 7 6 8 है? नहीं, इसमें 4 एटम नहीं, इसमें 5 नहीं है, इसमें 4 नहीं है। तो ये नहीं होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एटम अगर यहाँ पे ऐसा रहेगा, तो वहां पे ये वाला पार्ट हमारा कोई काम का नहीं है, ये यूनिट सेल का नहीं है। कितना पार्ट्स है? बस ये वाला पार्ट्स, ये वाला जो पार्ट्स है ये यूनिट सेल के अंदर है। तो ये बस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम में काउंट किया जाएगा, ये पार्ट्स को नहीं किया जाएगा। जो पार्ट्स एटम का यूनिट सेल के अंदर होगा उसी चीज को ही सिर्फ हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते टाइम। आगे ना समझ? तो कैसे करेंगे? देखो,
हम 2D की अगर बात करेंगे, मान लो ये 2D है, 2D यूनिट सेल है, तो इसमें एटम कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये अच्छे से नहीं बनाया गया है, पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो रहा है, कितना पार्ट हो रहा है, 1/4 कंट्रीब्यूट हो रहा है। एक एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/4 कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं, यहाँ देख के पता चल रहा है। जब देख के नहीं पता चल रहा होता है तब कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे 1/4 हो रहा है, तो ऐसा कितना ठो हो रहा है, 4 ठो, मतलब 1/4 इंटू 4, 4 ठो एटम है, और सब 1/4 अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। ये 2D का बात हो रहा है, 3D में मत जाओ, अभी 2D का बात हो रहा है। तो इसका नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 1। मतलब अंदर में जितना पार्ट्स है इन सबको अगर मिला देंगे एक एटम के जितना बराबर, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 1। आगे समझ रहे हैं? ओके, ओके, हम और एक ठो यहाँ पे ले लेते हैं इस चीज को, और एक ठो ले लेते हैं, 1 मिनट। हम्म, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि और एक ठो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम क्या लेंगे, मान लो ऐसा कुछ एटम ले, यूनिट सेल ले। अरे, ऐसे कुछ ले लें, है ना? जिसमें या फिर इसको थोड़ा सा और ऐसे बना, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री है, ये एंगल भी 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। अब बताओ इसमें कितने ठो एटम रह सकते हैं, कॉर्नर में एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने। देखो, एक सर्कल जो होता है वो कितना रहता है, 360 डिग्री का रहता है। यहाँ पे कितना डिग्री है, 120 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे एक एटम रखेंगे तो ये 120 डिग्री ही कवर कर रहा है, बाकी आउटसाइड है यूनिट सेल से। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ पे कितना पार्ट कंट्रीब्यूट हो रहा है, यूनिट से जो एटम है, एटम का 1/3 पार्ट्स हमारा क्या हो रहा है, यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो रहा है। जो एटम का 1/3 पार्ट्स है वो यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, वैसे अगर इसमें अगर यूनिट सेल को देखेंगे, यहाँ पे अगर हम यूनिट सेल को देखेंगे तो क्या हो रहा है, इस यूनिट सेल को देखेंगे तो 60 डिग्री है, मतलब 360 का कितना भाग, 60 डिग्री, अगर कितने तो 60 डिग्री वाला एंगल लेंगे तो 360 होगा, यही तो है कि मतलब ये पार्ट्स कितना है, इसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं टोटल से, तो ये कितना आ जाए, 1/6। मतलब ये जो एटम है ये 1/6 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये एटम कितना कर रहा है, 1/3 कंट्रीब्यूट कर रहा है। वैसे ये वाला भी कितना करेगा, 1/3 करेगा, ये वाला भी कितना करेगा, 1/6 करेगा, है ना। तो ऐसे निकालते हैं कि कितने पार्ट्स कंट्रीब्यूट हो रहा है एक यूनिट सेल में एटम का। तो उसमें क्या करते हैं, पहले वो जो एंगल है उसी को लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 360 करेंगे,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 1/6 ऐसे आ जाएगा। अब अगर टोटल देखेंगे कि कितना हो रहा है तो 1/6 एक कंट्रीब्यूट हो रहा है, 1/3 भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, 1/6 फिर एक बार कंट्रीब्यूट हो रहा है, 1/3 कंट्रीब्यूट हो रहा है। ये टोटल को हम अगर काउंट करेंगे तो उसका एलसीएम 6 आ जाएगा। ये 1 + 2 + 1 + 2 = 6/6 = 1। तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना है 1। मतलब इन सब एटम्स का अगर हम कंट्रीब्यूशन को मिला देंगे तो एक एटम के जितना बराबर है। ये समझ में आ गया कैसे करेंगे। वैसे अगर हम 3D में देखेंगे, 3D के केस में देखेंगे, हम अगर 3D के केस में यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, एक यूनिट सेल है, यहाँ पे हम 3D की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक एटम रहेगा, यहाँ पे एक एटम रहेगा, यहाँ पे भी 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 एक एटम रहेगा, है ना। ये बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जब पढ़ेंगे फिर पता चलेगा कि ये एटम का जो सरफेस है दोनों एटम का एक दूसरे को टच करते हैं, जैसा बाद में पढ़ेंगे, है ना। अभी के लिए बस ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये चीजों को समझाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, ये जो एक एटम है ये कितना पार्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना। यहाँ पे मान लो ऐसे ही होगा, ये एक यूनिट सेल है, ऐसा यूनिट सेल यहाँ पे हम और एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे और एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं, और एक यूनिट सेल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। वैसे इसके पीछे भी वैसे यूनिट सेल रहेंगे, इसके पीछे भी ऐसे यूनिट सेल रहेंगे। यहाँ पे अगर एक एटम है इसके अंदर, ये वाले पॉइंट पे दूसरे कलर में दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, इसी पॉइंट का हम अगर यहाँ पे अगर एक एटम है तो ये कितना यूनिट सेल के साथ शेयर हुआ होगा, इसका शेयरिंग कितनी यूनिट सेल के साथ होगा, बता सकते हो। देखो एक तो इस तरफ का हो गया, एक एक तो इस तरफ में एक इसका कुछ पार्ट है, इस तरफ कुछ पार्ट है, इस तरफ कुछ पार्ट है ना। ये जो एटम है, सॉरी एक मिनट, ये जो एटम है इसका क्या होगा, ये मान लो एक एटम है, तो ये क्या किया होगा, यहाँ पे ऐसे रहेंगे चार ठो, एक नीचे इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ एक यूनिट सेल रहेगा, एक इस तरफ एक यूनिट सेल रहेगा, है ना। अगर यहीं पे है, इसी पॉइंट पे है, इसी पॉइंट पे है, तो क्या होगा, यूनिट सेल अपना इस फ्रंट साइड में जो चार यूनिट सेल है 1 2 3 4, इनके साथ कुछ ना कुछ अपना पार्ट शेयर किया होगा। और इसके पीछे तरफ भी जो है, क्योंकि अब 3D में स्फीयर हो गया, आप एटम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, स्फीयर। यहाँ पे कैसे कंसिडर कर रहे थे, सर्कल, तो यहाँ पे स्फीयर को कंसिडर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो मतलब यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल में जो शेयरिंग होगा एटम का, वो आगे फ्रंट साइड की तरफ होगा और बैक साइड की तरफ भी होगा। ये चार हो गए, ये 5 6 अंदर की तरफ 7, और यहाँ अंदर एक 8 उस तरफ। तो एक जो एटम होगा वो 8 यूनिट सेल के साथ अपना जो एटम होगा वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग हुआ होगा। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना होगा, 1/8 होगा। ऐसे कितने ठो एटम है, 8 ठो। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 1।
मतलब क्यूब में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है वो 1 होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिमिटिव यूनिट सेल, how the atom are contribute in a unit cell, and how much amount of atom can we contribute in a unit cell, and what is effective number of atom. All these things are here. तो ये रहा वो चीज जो मैं कुछ देर पहले बता रहा था तुमको कि एक एटम कैसे यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होके रहता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो एटम है इसको अगर मैं बड़ा कर दूंगा, ये जो एटम है यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एटम कैसे 8 अलग अलग यूनिट सेल में खुद को कंट्रीब्यूट किया है। इसका कुछ पार्ट देख सकते हो इस यूनिट सेल में है, इसका कुछ पार्ट इस यूनिट सेल में है, इस यूनिट सेल में है, कुछ कुछ इस यूनिट सेल में। ऐसे नीचे भी इस यूनिट सेल में भी है, इस यूनिट सेल में भी है, इस नीचे वाले यूनिट सेल में भी है, और ये नीचे वाले यूनिट सेल में भी है। तो ये यूनिट सेल, एक एटम 8 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट करता है। इसका 3D डायग्राम ये रहा कि ये देख सकते हो यहाँ पे, ये एक एटम का 1/8 पार्ट है, ये और एक एटम का 1/8 पार्ट है, ये और एक एटम का 1/8 पार्ट है, ये और एक एटम का है। ये 8 अलग अलग एटम का 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो टोटल कितना हो गया, एक यूनिट सेल बन जाता है। ओके, so now let's see the Wigner-Cis cell. What is Wigner-Cis cell? Wigner-Cis cell is a special type of primitive cell. It is a special type of primitive cell. How it is special? ये कैसे स्पेशल है? जनरली मैं बोलना चाहूंगा कि Wigner-Cis cell एक मेथड है। किस चीज का मेथड है? कि प्रिमिटिव यूनिट सेल ड्रॉ करने का मेथड। और किसी भी टाइप का यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल हम Wigner-Cis सेल, विग्नर-सीच मेथड से हम ड्रॉ कर सकते हैं ना। किसी भी टाइप का प्रिमिटिव यूनिट सेल हम विग्नर-सीच मेथड में ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? किसी भी टाइप का मतलब क्या है? देखो, जब सिंपल है कि मतलब यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसे जब एटम रह रहा है तब तो हम मतलब आराम से प्रिमिटिव यूनिट सेल ड्रॉ कर दे रहे हैं। मान लो ये इतना सिस्टमेटिक नहीं है, ऐसे कहीं पे भी है, तो कैसे इस चीज का हम ड्रॉ करेंगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगा, है ना। कैसे ड्रॉ करेंगे इसी चीज के लिए, मतलब ऐसा जब अरेंजमेंट देखने को मिलेगा जबकि हमारा जो लैटिस पॉइंट है वो बस कॉर्नर में ना रह के कहीं पे भी रह सकता है, उसी टाइप के लैटिस में हम कैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे, उसी का एक मेथड है विग्नर-सीच सेल। ओके, तो मेथड क्या बोलता है? पहले क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट से हम क्या करेंगे, उसके आसपास नियर बाय जितना भी लैटिस पॉइंट है, ड्रॉ द लाइंस टू कनेक्ट द गिवन लैटिस पॉइंट टू ऑल द नियर बाय लैटिस पॉइंट। एक लैटिस पॉइंट से उसका आसपास जितने भी लैटिस पॉइंट है सब में क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, द न्यू लाइंस पासिंग, और एक नया लाइन ड्रॉ करना है जो कि क्या होगा, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइंस इन 2D और प्लेन इन 3D। ऑब्वियसली जब हम 2D की मैं बात कर रहे हैं तब यूनिट सेल का एरिया लेते हैं, और 3D में जब बात करते हैं यूनिट सेल का वॉल्यूम लेते हैं। वैसे विग्नर-सीच सेल में भी हम जब 2D का बात करेंगे लाइंस को कंसिडर करेंगे, जब 3D को कंसिडर करेंगे तब प्लेन को कंसिडर करेंगे, है ना। तो इसको कैसे बनाते हैं हम समझ लेते हैं। मान लो ऐसे कहीं पे भी ऐसे यूनिट सेल है, कोई भी एक पॉइंट को हम यहाँ से ले लेंगे, मान लो ये पॉइंट को मैं ले रहा हूँ, ये पॉइंट को, है ना। इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, हर पॉइंट में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी एक मिनट, इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, हर पॉइंट को एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके नियर बाय पॉइंट्स, हर पॉइंट मतलब उसके आसपास जितने भी पॉइंट्स है, दूर वाला पॉइंट नहीं, उसके आसपास जितने भी पॉइंट है, किसी पॉइंट को क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, है ना।
कि यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे खींच रहा हूँ तो ये 2 पॉइंट को क्रॉस करके जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके नियर बाय जितने भी पॉइंट्स है किसी को नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे मैं ये खींच रहा हूँ तो ये 2 पॉइंट को क्रॉस करके जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये उनके मतलब जितने भी पॉइंट्स है उससे दूर नहीं, नियर बाय मतलब आसपास जितने भी पॉइंट है, आसपास जितने भी पॉइंट्स है उन सबको कनेक्ट करना है, लाइंस ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे मेरा थोड़ा स्ट्रेट नहीं बन रहा है पर तुम लोग समझ लेना। ओके, फिर क्या करना है, ये जो स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे और एक नया लाइन ड्रॉ करेंगे। और लाइन कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्ट करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे इस लाइन को में भी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इस लाइन में भी हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट में भी हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा इन सब के साथ। जिस लाइन के साथ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उससे वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर में रहना चाहिए। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस लाइन को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमको जो ये जो एरिया मिल रहा है, ये जो हमको जो एरिया मिल रहा है ये हो गया हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या हो गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो समझ में आ गया विग्नर्स हिस सेल क्या होता है, और इसी को बोलते हैं विग्नर्स हिस सेल, है ना। इसी चीज को बोलते हैं विग्नर्स हिस सेल और प्रिमिटिव सेल। क्या होता है, एक मेथड होता है। किस चीज का मेथड होता है, प्रिमिटिव यूनिवर्सल ड्रॉ करने का। बहुत ही सिंपल चीज है ना। आगे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में बहुत कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जब हम लैटिस टाइप्स पढ़ेंगे, कि वहाँ पे मतलब क्या कौन कौन से टाइप का लैटिस होता है। 2D 3D में पढ़ेंगे, BCC FCC, वो सारे चीज जब पढ़ेंगे वहाँ पे सबका अलग अलग प्रिमिटिव यूनिट सेल निकालेंगे, प्रिमिटिव वेक्टर निकालेंगे, प्रिमिटिव बेसिस निकालेंगे, है ना। ये सारा चीज वहाँ पे हम निकालेंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे। ये बस जनरल वे में एक बेसिक था। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सिमेट्री को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सिमेट्री क्या होता है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री क्या होता है, फिर हमारा रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री क्या होता है। ये सब चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। ओके।